तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। देखिएगा इसमें जो आपको पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, मतलब जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा फिर भी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। दूसरा है आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा फिर भी वो बॉन्ड बना रहा है। और एक है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल एटम पे रह जाएगा तो ऑड है, इवन नहीं है तो ऑक्टेट कभी पूरा होगा ही नहीं। और एक सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है कि देखिए जिस चीज़ का ये पीछा कर रहा था, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बना रहा था, ऑक्टेट बनने के लिए। ऑक्टेट क्यों बनता था, नोबल गैस जैसा होने के लिए। लेकिन पाया गया कि नोबल गैस खुद ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपको जेनॉन वगैरह का कुछ एक कंपाउंड मिलेगा जो नोबल गैस का, जैसे देखिएगा XeF6 SeF6 XeOF4 XeO2F2, इस तरह का जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है नोबल गैस के थ्रू। तो देखिए ये नोबल गैस के जैसा कोई भी एटम बनना चाहता था, नोबल गैस खुद ही कहीं कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन कर ले तो बेचारा ये सब क्या है, ये तो ऑक्टेट का फेलियर है। तो ये सब कुछ एक ये चीज़ हैं जो कि आपको बताता है कि वहाँ ऑक्टेट लागू नहीं होता है। तो हम लोग इस 3 पॉइंट को बड़े डिटेल्स में देखेंगे। कहता है कि सेंट्रल एटम हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, कम होगा। और जब 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो ऑफ कोर्स इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है जिसे हम लेविस एसिड के भी नाम से जानते हैं। तो इसको कह सकते हो कि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और दे आर नोन एज लेविस एसिड। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला यहाँ पे, एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि लेविस एसिड किसको कहोगे, तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी रह जाए, कहीं भी इलेक्ट्रॉन का कमी रह जाए। चलिए इसमें कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसको हम लोग एक्सपेंड करके देखेंगे। जैसे मान लो AlCl3 या फिर मान लो BF3 या BCl3, ऐसे ही मान लो ZnCl2 या BeCl2। ये सब जितने भी आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ये सब किसके एग्जाम्पल है, इन जहाँ पे आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की क्या रह गई, डिफिशिएंसी। चलिए हम लोग एक बड़े डिटेल से देखेंगे, उसके बाद सबको हम छोटा छोटा करके बस दिखा देंगे सेंट्रल एटम पे कितना पूरा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कितना रहा। चलिए यहाँ पे देखिए AlCl3 के केस में एक बात बताइए, एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 13 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 283 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3। तो एल्युमिनियम के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 और बॉन्ड बनाता हुआ आपको इस तरह से नज़र आया। तो यहाँ पे इस तरह से हम बना देते हैं, 3 और बॉन्ड बनाया। तो गौर से देखो 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 किसके आगे, क्लोरीन के, 3 आपके पास क्लोरीन के आगे। यानी कि यहाँ पे आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, 6। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी कैसा स्पीसीज हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हुआ। और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो ये क्या करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और याद रखिएगा लेविस का जो क्लासिफिकेशन था लेविस एसिड का, कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहा था लेविस एसिड और डोनर को कहा था लेविस बेस। तो अभी इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। तो जितना भी मेरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा सबका सब मेरा क्या होगा, लेविस एसिड। इज दैट क्लियर? शायद हम समझते हैं ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए ये सब एग्जाम्पल हम सारा देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए बोरोन की बात करोगे, BF3, तो एक बात बताओ, बोरोन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3A का है, यानी ग्रुप 13 का है, तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 3 इसके पास था, एक एक करके इधर से आ गया, यानी 3 और आ गए, कितने रह गए, 6। यहाँ भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ZnCl2 का गौर से देखो। तो एक बात बताओ, जिंक कितना है, ग्रुप 2A का एग्जाम्पल है, ग्रुप 2B का एग्जाम्पल है, यानी कि आप देखिएगा उसे तो डी ब्लॉक का सबसे लास्ट है, यानी ग्रुप 12 का एग्जाम्पल है। तो ग्रुप 2B का एग्जाम्पल है, तो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और आगे, तो कितने पूरे हो गए, 6।
BeCl2 का देखोगे तो BeCl2 ग्रुप 2A का है, तो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और आ गए तो 4। गौर से देखिए यहाँ और यहाँ आपके ऑक्टेट पूरे नहीं है तो ये कैसा कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। और जहाँ भी डिफिशिएंसी होगी तो कौन सी टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है दैट इज कॉल्ड लेविस एसिड। तो ये पहला कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कॉल्ड लेविस एसिड एंड विच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। गौर से देखिए ये स्टेबल है, ऐसा नहीं कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल बन जाता है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, फिर भी ये बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मतलब नाम से ही क्लियर है, एक्सेस मतलब क्या हुआ, यहाँ ऑक्टेट से ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास कहता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट के भी नाम से जाना जाता है कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, इसी को कहते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन के स्पीशीज में। कैसे होता है, क्या होता है, इसका भी हम लोग आगे चल के थ्योरी देखेंगे। तो इसका 3 एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ देखो PCl5 में देखोगे तो फास्फोरस के एटॉमिक नंबर कितने, 15, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 285 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, 5। गौर से देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से 5 क्लोरीन और आ गए, यानी 5 थे और 5 और आ गए, यानी इस सेंट्रल इलेक्ट्रॉन के पास, इस फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, इसके 5 अपने थे, 5 और आ गए। क्लियर है। चलिए SF6 में देखिए, SF6 में देखिएगा तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 कैसे लिखते हैं, 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस सल्फर के पास 6 है, और इस तरह से 6 और फ्लोरीन यहाँ से बॉन्डेड हो गए, तो 6 फ्लोरीन अगर और बॉन्डेड हो गए तो ऑफकोर्स 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 8 से ज़्यादा हो गया। एक और देख लो IF7, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, आयोडीन का होता है 53। इसे अगर हम जब लिखेंगे 2, 8, 18, 18 और लास्ट में आएगा 7, चेक करो तो 36, 10, 46 और 7, 53, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रॉन कितने मिले हमें, 7। तो इस तरह से आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर जब ये 7 बॉन्ड बनाए लेगा, इस तरह से आप इसका 7 बॉन्ड बना दीजिएगा, तो गौर से देखिए 7 अगर ये बॉन्ड बना लिया तो इसके पास 7 पहले से थे, 7 और बन गए, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन तीनों के केस में PCl5, SF6 और IF7 में, गौर से देखिए PCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12, और आयोडीन में कितने हो गए, सेंट्रल एटम के पास 14, यानी यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ही तो ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो देखिए आगे अभी जस्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखिए कम हो जाना ठीक है, बट ज़्यादा कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ जाके ऑक्युपाई हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके बैठ रहा होगा। तो इसके लिए ढेर सारा थ्योरी दिया गया था। हम आपको 2 थ्योरी देंगे, जिसकी सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है उसको हम लोग बड़े डिटेल से डील करेंगे। तो ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक्सेस इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ज़्यादा। इसी को हम जानते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट के नाम से। शायद क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं तीसरा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर। तो अब हम देखने जा रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखिए ऑड से ही क्लियर है कि सेंट्रल एटम के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। देखिए अगर ऑड है, वो इवन में नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो कभी पूरा होगा ही नहीं। तो ये जो है, ये सारे स्पीशीज जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है, ये फ्री रेडिकल के जैसा बिहेव करता है। देखिए हमने फ्री रेडिकल नहीं कहा, फ्री रेडिकल के जैसा बिहेव करता है। देखिए फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, जब कार्बन पर कितना भी बॉन्ड बना रहे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब बचा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये जो मेरा फ्री रेडिकल, ये उसी के जैसा बिहेव करेगा, जहाँ यानी कि यहाँ पे भी सेंट्रल एटम पे एक आपको क्या दिखाई देगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल है, NO और NO2। चलिए हम NO का एग्जांपल लेते हैं। एक बात बताओ, इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, कैसे लिखते हैं, 2 और 5। तो ये है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
गौर से देखिएगा यहाँ पे ये 2 तो किसके साथ चले गए, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे एक ऐसे लोन पेयर होगा। गौर से देखो 5 में से 2 चला गया तो बचा कितना, 3, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर है, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे बचा रहेगा। यही जो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा रहता है, इसी ऑड इलेक्ट्रॉन को के कारण ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, आप चेक करो इसमें कितना पूरा हुआ। गौर से देखो 5 इसके पास था और 2 और आया, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने पूरे हुए, 7। यहाँ पे अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, और वो भी यहाँ पे किसके कारण, ऑड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, लेकिन कैसा है, ऑड स्पीसीज में, तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, फ्री रेडिकल के जैसा। एक और हम देखते हैं NO2 का एग्जाम्पल। और से देखिएगा NO2 में भी यहाँ ये डबल बॉन्ड चला गया, यहाँ ये लोन पेयर था, ये इस ऑक्सीजन को दे दिया। और से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कितने चले गए, 4। नाइट्रोजन के बाहर में हमें पता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, 4 चले गए। फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये से बचा रहेगा, ये अभी भी बचा हुआ है। चेक करो अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, चेक करो। 2 यहाँ था, 2 इसका लिया, कितना हुआ, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके पास है, यानी अभी भी यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑड फॉर्म में है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, फ्री रेडिकल की तरह, जिसमें सेंट्रल एटम के पास कैसा है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, दे बिहेव्स लाइक फ्री रेडिकल। क्लियर है। चलिए, तो ये 3 मेन एक्सेप्शंस थे, या क्या कहो लिमिटेशन थे किसके, ऑक्टेट थ्योरी के। पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा जिसमें डिफिशियंसी थी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सेस इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसे हमने कहा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, और तीसरा हमने पढ़ा ऑड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 मेजर हैं ड्रॉबैक किसके, आपके ऑक्टेट थ्योरी के। देखो कम है तो चल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको उसको ऑक्यूपाई करने के लिए कहीं ना कोई ना कोई जगह चाहिए। तो आखिर ये एक्सेस एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट जो होता था, ये आखिर कैसे होता था, इसके लिए ढेर सारा थ्योरी दिया गया। हम उसमें से 2 थ्योरी जिक्र करेंगे। ओके, हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था, ढेर सारे थ्योरी दिए गए थे, तो वही है एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। देखिए ऑक्टेट तो खैर बनना था, बट ऑक्टेट से ज़्यादा कैसे हो गया, इसके लिए ढेर सारा थ्योरी दिया गया। उसमें हम पहला थ्योरी देख रहे हैं, सिंगलेट थ्योरी। क्या है सिंगलेट थ्योरी, समझिएगा। जैसे हमने अभी बताया, फास्फोरस के बाहर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ये कितना था, 5 2 8 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा 5 था। गौर से देखिएगा, तो 5 था। इसका मानना था ऐसा कि ये 3 बॉन्ड जब बना लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब होता क्या है कि इस फास्फोरस का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसका मानना था कि कोई एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट जैसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, गौर से सुनिएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, अब ये जो 2 क्लोरीन बगल में आया, इन 2 क्लोरीन के पास भी आपके पास पता है कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी आपको बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये क्या करता है, सिंगलेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए सिंगलेट बॉन्ड का इस तरह से एक हाफ एरो टाइप का, देखिएगा यहाँ पे एक हाफ एरो का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है। इस तरह से एक सिंगलेट बॉन्ड बनता है। यहाँ क्या कहा, कोई एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं होता है। क्या होता है कि जब सेंट्रल एटम के पास जब ऑक्टेट पूरा हो गया तो क्या करेगा कि ये एक ही एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को शेयर करने के लिए देगा, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक लोन पेयर जाता था और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्ड बनाने। सो दिस इज कॉल्ड सिंगलेट। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे किसी तरह का एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्टेट पूरा हो जाने के बाद, गौर से देखिए इसका ऑक्टेट कैसे पूरा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 और इधर से क्लोरीन के 3, 5 और 3 कितने हो गए थे, 8। अब ये क्या किया, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, कहा कि तुम शेयर कर लो, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा। सेम यही यहाँ पे भी देखिएगा सल्फर के केस में। सल्फर के केस में भी गौर से देखो, चूंकि बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। 2 जैसे ही अगर ये दे दिया, या 2 जैसे ही ये शेयर कर लिया, इसके पास ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 में से 2 चले गए बॉन्ड में, तो कितने बचे, 4। अब गौर से देखो, यहाँ पे मेरे पास 4 फ्लोरीन और हैं, जिसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है।
अब ये क्या करेगा, गौर से देखिएगा, इस तरह का बॉन्ड, इस तरह का बॉन्ड, गौर से देखिएगा, ये कैसा बॉन्ड है मेरा, दिस इज कॉल्ड सिंगलेट बॉन्ड। फिर से देखिएगा यहाँ पे इसके पास 6 था, 2 शेयर किया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा हो जाने के बाद जितना भी पास में फ्लोरीन आया उसके साथ क्या बना लिया, सिंगलेट बॉन्ड, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करने के लिए दे दिया। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, सबका ऑक्टेट पूरा। यानी सिंगलेट का कहना था कि कोई ऑक्टेट का वायोलेशन नहीं होता है, बट ऐसा सब जगह नहीं पाया गया। ये बहुत ज़्यादा दिन तक ये थ्योरी नहीं चला, बट कहीं कहीं पूछ देता है व्हाट इज सिंगलेट थ्योरी। तो चलिए फिर से देख लीजिए, आयोडीन के केस में आयोडीन अगर एक बॉन्ड बना लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। बोलो आयोडीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7। तो यहाँ पे बचे कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास 6 फ्लोरीन आएंगे। तो 6 फ्लोरीन जब आए ये क्या करेगा, सब के साथ ये इस तरह से सिंगलेट बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है, यहाँ कहीं भी वायोलेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी नहीं होता है। तो फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है ये ऑक्टेट को वायोलेट नहीं करता है। सबसे पहले अपना ऑक्टेट पूरा किया और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करता, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयरिंग हुआ था उस तरह का शेयरिंग कर लेता है। दैट इज़ कॉल्ड, मतलब ये इस, गौर से देखिए, आयोडीन इसको दिया लेकिन आयोडीन इसका शेयर नहीं किया है। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगलेट बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिंगलेट बॉन्ड। और ये किसका एक पहला एक्सप्लेनेशन दिया गया था, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का। इसका मानना था कोई एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं होता, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद मेन आया आपका कि मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होता है उसके कारण एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है। चलिए, ये आपका मेन एक्सप्लेनेशन है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट में बहुत सारे थ्योरी दिए गए, लेकिन मेन जो उसको रियली में एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो है मैक्सिमम कोवैलेंसी का थ्योरी। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी जो साइंटिस्ट इसको प्रपोज किए थे, दैट इज सिडविक। चलिए यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हमने कुछ एक पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसको पहले हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। कहता है मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी कि बॉन्ड बनाने का ताकत सेकेंड पीरियड एलिमेंट वाला जितना भी एलिमेंट होगा उसका 4 से ज़्यादा नहीं होगा। कहोगे सर सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैसे हम दिमाग में रहेगा, तो याद रखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कौन होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को छोड़ दो। तो गौर से देखो यहाँ पे आपका मैक्सिमम इसका वैलेंसी कितना होता है, 4, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, इस तरह से आपको पता है, हमने आपको वैलेंसी के विषय में पीछे बता दिया है। अब आइए थर्ड पीरियड एलिमेंट में। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में देखोगे इसके नीचे आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या होता है, 2s होगा, 2p होगा। यहाँ पे जैसे थर्ड सेल आया तो 3s, 3p, 3d आ जाएगा। तो यहाँ पे d प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे d प्रेजेंट नहीं है, इसके केस में d नहीं होता है। तो फिर से सुनिएगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी हमने कितना कहा, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। किसके केस में, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर है। अब आइए, कहता है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड या इससे हाइयर, इससे नीचे। अब जैसे जैसे आप जाओगे तो फोर्थ पीरियड आएगा, फिफ्थ पीरियड आएगा। तो जैसे ही कहता है उसमें कैन बी ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल वो भी खाली प्रेजेंट रहता है। कहोगे कैसे, चलिए हम आपको एक एक एग्जाम्पल पहले दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो एक एग्जाम्पल, जैसे NH3 की बात करेंगे। तो NH3 में गौर से देखो, नाइट्रोजन कितना, यहाँ पे आपको कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन आपको नज़र आ रहा है इन NH3 कितना, 3। क्लियर है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन, गौर से देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो 1s2, 2s2, 2p, 3। तो यहाँ पे 2p सेकेंड सेल में ही आके रुक गया, 2d संभव नहीं है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी यहाँ पे अभी कोवैलेंसी 3 नजर आई। एक और देख सकते हो इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन
इन केस ऑफ NH4+, तो NH4+ में कोवैलेंसी कितनी हो गई 4, यानी कि 4 से ज़्यादा आपका पॉसिबल नहीं है। कभी आपने सुना है NH5 या NCl5? नहीं पॉसिबल है। यानी मैक्सिमम कोवैलेंसी आपको नाइट्रोजन का कितना नजर आया 4, नॉर्मल वैलेंसी कितना था 3। अब हम जब से हमने नाइट्रोजन का देख लिया एक सेकेंड पीरियड का, अब हम एक थर्ड पीरियड का उसी का लेते हैं एग्जाम्पल, फास्फोरस। ओके, हमने देख लिया किसका, नाइट्रोजन का। अब आते हैं फास्फोरस पे। देखिएगा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। 3 थर्ड सेल अगर आ गया तो यहाँ पे 3d भी प्रेजेंट होगा, भले ये खाली रहे तो यहाँ पे ये वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये खाली है बट ये प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? क्योंकि थर्ड सेल वहाँ यूटिलाइज हो चुका है। तो थर्ड सेल जब आ गया तो यही कारण है कि गौर से देखो PCl3 भी मिलता है, PCl5 भी मिलता है। तो यहाँ पे आपको कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस कितना नजर आया 3, और यहाँ पे कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस कितना नजर आया 5। क्यों नजर आया? क्योंकि यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये वैकेंट d होने के कारण ये अपना एक्सपेंशन कर सकता है किसका, ऑक्टेट का। क्यों? तो बस यही याद रखिएगा, ये तभी पॉसिबल है जहाँ पे वहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब पूछता है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी किसी भी एटम का कितना हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब चीज़ आपको नहीं मिलता है जल्दी, और जबकि आपके स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ना है। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट याद रखिएगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये भी एनी एलिमेंट में कौन आएगा, जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो कहाँ होता है, थर्ड पीरियड से ऊपर वाला, यानी थर्ड पीरियड वाला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आगे बढ़ेंगे तो होगा किसके बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। जैसे दिखाता हूँ आपको, अभी हमने कहा फास्फोरस, तो फास्फोरस में ये इसलिए 5 था क्योंकि गौर से देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 285, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना मिला 5, जैसे PCl5। सल्फर का देख लो, तो सल्फर का 16 है 286, तो 286 है तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, इसीलिए आपको मिलता है SF6, या H2SO4 में भी देखोगे तो वहाँ पे आपको 6 बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी है, हमने क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ पे बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो कहीं भी मैक्सिमम कोवैलेंसी तब होगा जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वैकेंट d ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कोवैलेंसी किसके बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक और देख लो आप, IF7, अभी हमने कहा था आयोडीन का 53 था, कैसे लिखते हैं इसको 2, 8, 18 और 7। तो यहाँ पे मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो गौर से देखो यहाँ पे चूंकि ये आपका कहाँ आ गया 1, 2, 3, 4, फिफ्थ पीरियड का है, तो ऑफकोर्स इसमें वैकेंट डी होगा। अगर मतलब वैकेंट ऑर्बिटल एनी हाउ मिलेगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो गौर से देखो यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी आपको कितनी नज़र आ रही है 7 की तरफ। इसी तरह से आप इसका देख सकते हो HiO4, HiO3, ये सब आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, ये सब में यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। तो ये सब जो आपको वैलेंसी दिखाई दे रहा है, जो मैक्सिमम हो रहा है 4 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। अब कितने के बराबर, तो यहाँ पे आपको वैलेंसी कितना नज़र आ रहा है 7 बॉन्ड ये बनाता हुआ दिख रहा है। तो किसी का भी अगर मैक्सिमम को वैलेंसी पूछेगा तो पहला चीज़ आपको क्या चेक करना है कि उसमें डी ऑर्बिटल है, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। पहला चीज़ अगर होगा तो मैक्सिमम को वैलेंसी शो करेगा। अब कितना करेगा, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो बोलो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, सल्फर का कितना 6, आयोडीन का कितना 7। तो इसी तरह से मैक्सिमम कोवैलेंसी हम बता सकते हैं। आई थिंक कि आपको आज बॉन्डिंग का ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आएंगे लैटिस एनर्जी और फजान्स रूल लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।